हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स में अभी चल रहा है टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में समझने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेक्टर्स है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। बात करूं अगर मैं हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले है टू फाइंड आउट, टू नो हाउ टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स। हम आज बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में भी हम मेनली यहां पे बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो मेनली हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये दो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेक्टर्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी आईपीए इंस्टीट्यूट पे 3 बैचेस रनिंग में है, सक्षम बैच, द्रोणा बैच एंड अटल बैच। ठीक है, सक्षम बैच है क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, द्रोणा बैच है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, अटल बैच है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप आईपीए इंस्टीट्यूट पे इन तीनों में से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आईपीए इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाके या फिर आईपीए की वेबसाइट पे जाके आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ आईपीए इंस्टीट्यूट कोर्सेज, तो इसमें सबसे पहला आता है डीआरटी। DRT is daily revision test. Second is daily PDF notes. Then there is access to parent app. Weekly and daily doubt resolutions are also available. सबसे important part, the one-on-one mentorship program, वो कहीं नहीं मिलता है। आईपीए इंस्टीट्यूट पे एक एक बच्चे पे पर्सनल अटेंशन दी जाती है, तो one-on-one mentorship प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेक्टर्स। हम बात कर रहे हैं आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास में वेक्टर्स जो हैं उन वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वी कॉल इट वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का? अगर हमने किन्हीं भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला, अगर वो रिजल्ट फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हमने किन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और हमें उनका जो आंसर मिलता है, जो एक आउटपुट मिलता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो उस वाले केस में हम कहते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट नेम इज डॉट प्रोडक्ट। वहीं पे जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको भी हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे और हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट विल बी नॉन एज वेक्टर प्रोडक्ट। आज हमें जो पढ़ना है दैट इज अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट। तो हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर है, एक को हम ए वेक्टर बोल रहे हैं, दूसरा है हमारे पास में बी वेक्टर। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग देम, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, वो डॉट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर रिप्रेजेंटेशन डॉट का है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इसको डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो दूसरा नाम है वो सिर्फ और सिर्फ इसके रिप्रेजेंटेशन की वजह से है। तो ए डॉट बी, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट ए बी कॉस थीटा। और ये जो ए बी कॉस थीटा है ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसीलिए इसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर कोई डिफाइन करना चाहे कि आखिर हम ए डॉट बी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो वो डेफिनेशन कैसे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है और एक हमने यहाँ पे बी वेक्टर ले रखा है, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे ये थीटा एंगल है। अब आप देखो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, अगर मैं बी वेक्टर के कंपोनेंट करूं, हमने जो अपना प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखा था कि कैसे अगर हमें कोई एक वेक्टर दिया है तो हम उसका एक्स कंपोनेंट पता कर सकते हैं, हम उसका वाई कंपोनेंट पता कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, वी यूज टू कॉल इट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो जब वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो अगर आपने बी वेक्टर को रिजॉल्व किया तो देखो बी वेक्टर को रिजॉल्व करने पे इधर की साइड हमें मिलेगा बी कॉस थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, दैट विल बी बी साइन थीटा। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। क्या कह रहे हैं हम, कोई भी दो वेक्टर्स का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब है इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन वेक्टर जो कि ए है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। मतलब ये ए का डायरेक्शन है और ए के डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा है। तो अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी कॉस थीटा से तो वो क्या दे देगा, इट विल गिव अस द स्केलर प्रोडक्ट और यू कैन से द डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास में यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या फिर पहले हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट के। सबसे पहला जो एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज वर्क। मतलब जहां पे भी आप देखोगे, क्योंकि क्लास 9th में भी तुम वर्क के बारे में पढ़ चुके हो तो जानते हो, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्क एनर्जी पावर, तो वहां पे भी हम वर्क को फिर से पढ़ेंगे। तो वर्क क्योंकि हमारा एक कॉमन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो हम जानते हैं, और ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें वर्क मिलता है, और वर्क कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमें प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिला, इसलिए ये क्या कहलाया, ये कहलाया स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। भाई जो ये एफ डॉट एस है इसको अगर हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये तो एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो एक एफ डॉट एस भी है और दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा भी है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं और एक एग्जांपल की। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखो फोर्स अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, देन वेलोसिटी इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पावर कैसी आई, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट की कैटेगरी में। वी विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, एफ वी कॉस थीटा।
एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर आएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इनटू एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है? वो फ्लक्स आता है। एंड फ्लक्स इज व्हाट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी हमें स्केलर प्रोडक्ट में कुछ एग्जांपल्स देने की बात की जाए तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हैं? हम वर्क का एग्जांपल दे सकते हैं, पावर का एग्जांपल दे सकते हैं, हम फ्लक्स का एग्जांपल दे सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच कैन बी गिवन। आगे बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का हमने स्केलर प्रोडक्ट किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है, अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी, तो वो हमें क्या देगा? इट विल गिव अस ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये हमें ए बी कॉस थीटा दे देगा। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि जो भी स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसा है? इट इज कॉम्यूटेटिव। आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जो कहती है ए डॉट बी दिस विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, आंसर आपको सेम मिलेगा। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी है इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट लाइक दिस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो पहला कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरी प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी दो वेक्टर ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इफ देयर आर टू वेक्टर्स एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस वाले केस में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, ठीक है। क्या होगा इस वाले केस में? अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0। और ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे हम प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी भी कहते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे अगर लिखने में आए तो हम लिखने में ऐसा कह सकते हैं, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, then a वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो क्या मिलेगा हमें? तो उस वाले केस में हमें a डॉट बी विल बी इक्वल टू 0, a डॉट बी 0 मिल जाएगा। चलो अब हम फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a वेक्टर है और ये b वेक्टर है और दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल वाले केस में इनका जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा दैट विल बी मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलता है। तो अब अगर हम a डॉट बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल गिव अस ए बी कॉस थीटा, और क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, और यहाँ से हमें a डॉट बी कितना मिल गया? a डॉट बी हमें ए बी के बराबर मिल गया, और जो ये ए बी है वो क्या है? दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल रहा है हमें किसी भी स्केलर प्रोडक्ट का जब कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी जब कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब ये हमने ए वेक्टर लिया एंड दिस वन इज बी वेक्टर और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। नाउ वी आर टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस विल गिव अस a डॉट बी, दिस इज इक्वल टू
ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे थीटा किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो ए डॉट बी हमें कितना मिल जाएगा, माइनस ए बी के बराबर। और ये क्या दे देगा हमें, मिनिमम मैग्नीट्यूड। क्या देता है ये, मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो जब पैरेलल होते हैं दो वेक्टर्स तो वो स्केलर प्रोडक्ट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देते हैं। जब एंटी पैरेलल हैं तो दे आर गिविंग द मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास में हो गई 5 प्रॉपर्टी। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम 6th प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। 6th प्रॉपर्टी कहती है कि अब तुम बात करो भैया यूनिट वेक्टर्स की। जब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास में 3 वेक्टर हैं, एक आई कैप, दूसरा जे कैप, तीसरा के कैप। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को करता है और ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 1। ठीक है, क्या मिलेगा, 1। इफ वी विल मल्टीप्लाई जे कैप विद जे, मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब है यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस विल गिव अस 1। अगेन अगर हम k को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल गिव अस 1। तो ये हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट हो गया या फिर स्केलर प्रोडक्ट हो गया यूनिट वेक्टर्स का। सिमिलरली अगर आप किन्हीं भी दो सिमिलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई एनी टू वेक्टर्स बाय यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट। बात आती है कि भाई अगर हमने आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई किया तो उस वाले केस में बताओ कि क्या आएगा। अब देखो आई को जब जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है, अगर हम j को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, अगर हम k को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 0 मिलता है। कई बच्चे पूछ सकते हैं कि मैम थोड़ा सा कारण समझा दो, थोड़ा डिटेल में बता दो कि आखिर ये आया कहां से, आया कैसे ये। इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए हम कहते हैं, जैसे सबसे पहले हमने किया आई डॉट आई। आई का मतलब एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस आई डॉट आई तो ये किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर। आई की डायरेक्शन में ही पहला वेक्टर है, आई की डायरेक्शन में ही दूसरा वेक्टर है। अगर आई कैप की बात कर रही हूं उसका मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो डायरेक्शन सेम है दोनों का और मैग्नीट्यूड भी सेम है 1 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं आई और आई की वैल्यू रखूं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आई कैप है, ये 1 का स्क्वायर। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री के बराबर। तो कॉस थीटा को तुम लिख लो 0 डिग्री। तो यहां से हमें मिला 1 का स्क्वायर इंटू 1। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास 1 आ गया। तो जब भी हम आई डॉट आई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, वी गेट 1। सेम टू सेम जे के लिए करो, जे मतलब वाई एक्सेस, तो अब जे डॉट जे करेंगे तो ये भी हो जाएगा जे स्क्वायर कॉस थीटा। तो जे स्क्वायर की वैल्यू 1, अगेन दोनों पैरेलल है तो कॉस 0 होगा एंड इट विल गिव अस 1, ये भी हमें 1 दे देगा। बात आती है आई डॉट जे कैसे 0 आया। अब देखो आई डॉट जे भी सेम ही तरीके से 0 आया। अगर हमने यहाँ पे एक वेक्टर ले रखा है ये आई और एक वेक्टर हमने ले रखा है जे, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे, दिस विल गिव अस आई जे कॉस थीटा। आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 1, कॉस थीटा कितना, आई इधर है जे इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री के बराबर। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। अगर किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमें पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या दे देगा, 0 दे देगा। सेम टू सेम अगर जे और के को मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल आता है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और पूरी टर्म हमें 0 मिलती है। सेम तरीके से के डॉट आई भी क्या हो जाएगा 0। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो कौन कौन सी है, वो ये 2 चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब किसके बराबर, ये सब है 1 के बराबर। स्टार मार्क कर लेना इसे।
आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ये पूरी जो मैंने बॉक्स में बंद किया है इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये एक चीज हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। अब बात आती है कि भाई और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने? 6th नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम बात करते हैं 7th नंबर की प्रॉपर्टी। कोई भी हमारे पास में दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी, और हमें इन दोनों के बीच का जो एंगल है कॉस थीटा वो पता करना है। तो कॉस थीटा को पता करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है? ये हमें कहता है ए डॉट बी किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और यहां से हमें कॉस थीटा कितना मिल जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को पता कर सकते हैं। जब मैंने वेक्टर एडिशन बताया था तो वहां पे एक फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट का, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वहां पे भी कॉस थीटा आ रहा था। वो भी एक मेथड है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का। ये भी एक मेथड है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का। तो आप दोनों मेथड ध्यान रखेंगे। जहां पे स्केलर प्रोडक्ट का यूज हो रहा है वहां ये फॉर्मूला लगा देना, जहां पे एडिशन का यूज हो रहा है वहां पे एडिशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ये आ गया। अब हम बात करते हैं कि भाई कोई मेरे पास में एक ए वेक्टर है जो किसके बराबर है? जो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट कैसे आएंगे? अब यहाँ पे हमारे पास में बी वेक्टर किसके बराबर? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और हमारा क्वेश्चन है बताओ ए डॉट बी किसके बराबर होगा? अगर दोनों का तुम डॉट प्रोडक्ट लेते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका आंसर क्या आता है? तो इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं क्योंकि ये लेंदी होगा। बाद में मैं बहुत छोटा सा भी इसको बता दूंगी, बट एक बार समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूं। बाकी तो एक लाइन का आंसर है, बहुत आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलो हम क्या कर रहे हैं? हम ए डॉट बी वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए हमारे पास में क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हमें इसको डॉट प्रोडक्ट करना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो ये ए एक्स आई है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमें मिल गया। ठीक है। अब हम इसको प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद में अब दूसरा क्या करना है? दूसरा ये जो ए वाई जे है, अब इसको आप क्या करो? इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। इनको करेंगे तो ये आएगा ए वाई जे कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस अब हमें तीसरे वाले में क्या करना है? तीसरे वाले में जो ये ए जेड के है इसको हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको करेंगे तो क्या आएगा? ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि आखिर आंसर क्या आता है। तुम देखो सबसे पहले इस वाली टर्म को अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था 1 के बराबर होता है। तो आई डॉट आई तो 1 हो गया और ए एक्स इंटू बी एक्स ये हमारे पास बच गया। तो ए एक्स बी एक्स बच गया प्लस अब इसे कंसीडर करो, इसमें ए एक्स बी वाई आई डॉट जे।
अब तुम बताओ आई डॉट जे किसके बराबर है? आई डॉट जे तो 0 के बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पता किया है। तो आई डॉट जे 0, तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई? 0 प्लस, अब यहां आ जाओ अगेन, ये हमारे पास में क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, आई ए एक्स आई डॉट बी जेड के, तो आई डॉट के करेंगे तो वो भी 0 हो गया, प्लस यहां आ जाओ, इसमें जे डॉट आई अगेन 0 प्लस जे डॉट जे 1 होता है, तो ये हो गया ए वाई बी वाई, प्लस यहां पे डॉट है जे डॉट के क्या हो जाएगा? 0 प्लस के डॉट आई 0 प्लस के डॉट जे 0 प्लस के डॉट के, यहां पे डॉट है, दिस विल गिव अस ए जेड बी जेड। तो एट द एंड अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलता है? हमें आंसर मिलता है, लिख लेते हैं यहां पे आंसर आपको मिलेगा ए एक्स ए डॉट बी कर लेते हैं पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस विल गिव अस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अभी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत आराम से हम ऐसे सवालों को कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वो वाली बात ध्यान रखना, ए डॉट बी किसके बराबर? ए एक्स ए वाई प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम फिर अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गए कुछ क्वेश्चंस। देखो हमने प्रॉपर्टीज तो कर ली, प्रॉपर्टीज को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद में क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है, तीसरा क्या बात करी थी हमने? कोई भी दो वेक्टर्स जो होंगे अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में अगर 0 आंसर आता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चौथी प्रॉपर्टी, अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है। अगर मिनिमम मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इसका मतलब दो वेक्टर एंटी पैरेलल है। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा चाहिए तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आई डॉट आई 1 के बराबर, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ये बातें ध्यान रखेंगे, हम सारे सवाल बहुत आराम से कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने में। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमें कोई भी दो वेक्टर दिए हैं और बोला है कि उन दोनों के बीच का एंगल पता करो, ठीक है। एंगल पता करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल किसके बराबर होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है फॉर्मूला। हमें यहाँ पे ए वेक्टर कितना दे रखा है? इट इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के वेक्टर। जो बी वेक्टर हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। जब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आई प्लस 2j माइनस का k मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आप मैग्नीट्यूड हमने पिछली क्लास में सीखा था, मतलब लेक्चर नंबर 2 जो था हमारा वेक्टर्स का, उसमें हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया था। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 1 हमें क्या मिल गया? √6 के बराबर। अब यहां से हम b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
दिस इज इक्वल टू अगेन -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर हम इसका रूट लेते हैं तो कितना आएगा 1 + 1 + 4, अगेन वी हैव गॉट √6। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब बात आई कि भैया ये ए डॉट बी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ज्यादा पीछे नहीं जाना है, बस एक स्लाइड पीछे चले जाओ। ए डॉट बी कैसे मल्टीप्लाई होता है? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, मतलब जो आई का कंपोनेंट जिसके साथ है उसको आई वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करो, के वाले को के से मल्टीप्लाई करो, बाकी के सब तो जीरो हो जाएंगे। तो आई डॉट आई कितना आएगा 1 × -1, तो ये हो गया -1 प्लस, अब क्या करना है जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1, तो 2 × 1 2 प्लस के को के से -1 × -2, तो ये हो गया -2 डिवाइड बाय क्या करोगे? सही किया है ना हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? 1 -1 2 × 1 2 प्लस -2, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 6 के बराबर, तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा 1/6 के बराबर बचा। तो cos थीटा कितना आ गया? cos थीटा हमारे पास आ गया -1/6। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? i + 2j - k, ठीक है, -i + j + 2k। अरे ये +2k नहीं है, यहाँ पे -2k है, क्योंकि मतलब इतना अब्रप्ट सा आंसर आना नहीं चाहिए था, इसलिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में -1 × -2, तो ये वाला +2 आएगा, तो 2 + 2 4 4 और एक क्या आ गया 5 आ गया। अच्छा ये भी अब्रप्ट सा ही आंसर है, तो हमारे पास आंसर, सॉरी एक सेकेंड, वापस से सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना आया 1 × -1, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 2 × 1 2 और ये हो गया +2 डिवाइड बाय 6, तो 4 में से 1 गया 3, 3/6, तो ये हो गया हमारे पास 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली? cos थीटा हमें मिल गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो थीटा वी हैव गॉट 60 डिग्री। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, देखो एक वहां माइनस था, उस माइनस को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, बहुत ही अजीब सा आंसर आया, जबकि आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम, जरूरी नहीं है कि हमेशा यही आंसर ऐसे मतलब सीधे सीधे ही आता है, कई बार 5/6 भी आ सकता है, 1/6 भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन इस वाले में ऐसे लग रहा था कि नॉर्मली हमारा सीधा सीधा आंसर आना चाहिए, तो इसलिए प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो 0 के बराबर होता है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या। ए कितना दिया हुआ है i + 2j + 3k, बी वेक्टर हमें कितना दिया है 2i कैप - j कैप। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा i + 2j + 3k। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2i कैप - j + 0k कैप। अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू नहीं दी हुई, k की नहीं दी हुई है, बट हमें मल्टीप्लाई तो करना ही है k के कंपोनेंट को भी, क्योंकि ऊपर k का कंपोनेंट दिया है, तो इसलिए हम नीचे 0k कैप लिख लेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, i को i के साथ 2 आ गया, प्लस 2 को j को j के साथ तो -2 आ गया, प्लस 3 को किससे 0 से, क्योंकि k को k से, तो ये 0 आया। अब 2 - 2 अगेन हमारे पास में a डॉट b क्या आ गया 0। और जब भी किसी दो वेक्टर्स का
स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने प्रूव कर दिया, बहुत इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हमें पूछा है कि उनमें किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं एक बार कि ए और बी क्या दिए हुए हैं हमें। यहाँ पे ए वेक्टर हमें दिया है 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। हमें बी वेक्टर दिया है 4i माइनस 2j माइनस 2k माइनस 2j माइनस 2k। कंडीशन क्या है, कंडीशन है a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के बराबर। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस लैम्डा जे प्लस के, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 4i कैप माइनस 2j माइनस 2k। i को i से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 2 8, j को j से करो माइनस 2 लैम्डा, k को k से करो माइनस 2। अब दिस शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू 0। 8 माइनस 2 कितना हो गया, 8 माइनस 2 6 के बराबर हो गया, यहाँ पे प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 3 के बराबर। तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी 3 बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन कहती है कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है, 0 के बराबर आता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if the magnitude of two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6, then find the angle between the two vectors। क्या करना है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। अगर दो वेक्टर्स कितने दिए हैं, मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है 6 के बराबर, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द थीटा एंगल। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखो, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सीधा सीधा सवाल है, 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 है, इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री के बराबर। सिंपल सा सवाल, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स गिवन बाय। एक फोर्स हमें दे रखा है यहाँ पे, वेयर आई जे एन के represent unit vectors, calculate the work done by the force in displacing the body through a distance of 4 meter along the z axis। हमें फोर्स कितना दिया है, फोर्स हमें दिया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 4k कैप। अब 4k कैप क्यों लिया हमने, k कैप इसलिए लिया क्योंकि ये z किधर दिया है, अलोंग द z एक्सिस, तो अलोंग द z एक्सिस तो हमारा k कैप ही आएगा। अगर वर्क डन चाहिए तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे i तो है नहीं तो 0i, j नहीं है तो 0j, तो i से i मल्टीप्लाई, 0 से 0 मल्टीप्लाई, k से k मल्टीप्लाई, तो 12 विल बी द आंसर, 12 जूल विल बी द आंसर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 7i plus 6k Newton makes a body move on a rough plane with the velocity of this, calculate the power। अगेन पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना दिया है, 7i कैप प्लस 6k कैप, और हमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इनको थोड़ा सा एक बार रीअरेंज कर देते हैं।
रीअरेंज मतलब 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6 के कैप, उसके बाद में 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये कर देंगे। आई से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, जे से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, अब के से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 24। सो द पावर विल बी इक्वल टू 24 वाट। दिस इज द आंसर। ठीक है, इजी इजी से सवाल है, कुछ है ही नहीं इनमें। तो आगे देखो, 3 vectors a, b and c are such that a vector is equal to b plus c and their magnitudes are 4, 5 and 3 respectively. Find the angle between a and c. देखो ऐसे वाले जो सवाल होते हैं उनको करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, जैसे हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि a वेक्टर किसके बराबर है, b वेक्टर प्लस c वेक्टर पे, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक वेक्टर निकालेंगे जैसे b, और इसको लिख सकते हैं हम a माइनस सी के बराबर। ठीक है, इसको a माइनस सी लिख सकते हैं। अब हम इसका एक बार स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू b डॉट b, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ये हमारे पास आया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। क्या करना है, ए और सी के बीच का एंगल चाहिए। अब तुम देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए डॉट सी मिल गया। जब हमें ए डॉट सी मिल गया तो क्या हम ए डॉट सी को लिख सकते हैं ए सी कॉस थीटा, क्या लिखा जा सकता है, तो हम इसको लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2ac कॉस थीटा। अब अगर मुझे थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो क्या मैं सिंपली लिख सकती हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए इंटू सी। अब तुम्हें ए बी सी की तो वैल्यू दे ही रखी है, क्या दे रखी है, हमें दे रखा है ए 5 है, बी 4 है और सी 3 है, तो बी कितना है 4, तो दिस इज 4 स्क्वायर माइनस ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस सी कितना है 3 का स्क्वायर। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है क्या, यहां माइनस आएगा ना, फॉर्मूले में आइडेंटिटी गलत नहीं लगा देना। ये सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये माइनस 2ac, ये माइनस 2ac, तो ये हमारे पास आ गया डिवाइड बाय माइनस 2 इंटू ए इज 5, सी इज 3। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कॉस थीटा की कुछ वैल्यू आएगी, वो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वहीं से हम थीटा निकाल लेंगे। इजी है, 16 माइनस 25 माइनस 9 डिवाइड बाय माइनस 30, सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। इफ a प्लस बी किसके बराबर है, a माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अब देखो सेम सही, वो अभी जो पहले किया था हमने कुछ उसी तरीके का सवाल है। तो अब इस वाले केस में भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हमें क्योंकि a और b के बीच में एंगल निकालना है, तो हम यहाँ पे भी एक अजम्पशन लेते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करें, क्योंकि मुझे a डॉट बी चाहिए, ताकि a डॉट बी से मैं ए बी कॉस थीटा निकाल लूं, फिर ए बी कॉस थीटा से फिर वो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाए, तो इसलिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। एक सेकेंड, पहले एकदम से मैं डायरेक्ट जंप नहीं करना चाह रही, स्टेप्स को एक एक करके लिखती हूँ। बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आया। दिस शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। यहां से तुम देखो a से a कट हो गया, b से b कट हो गया, और हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में ये बचा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2ab cos थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या ये आ गया 4ab cos थीटा के बराबर, दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहां देखो 4ab cos थीटा, 4ab ये जो दोनों है ये तो नॉन जीरो वैल्यूज है, मतलब ये तीनों तो इसका मतलब जीरो फिर कौन होगा, cos थीटा ही जीरो होगा, इसीलिए इसकी पूरी वैल्यू जीरो आ रही है। तो इसका मतलब है cos थीटा किसके बराबर है, जीरो, और इसका मतलब हुआ थीटा कितना है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऐसे वाले सवाल जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन दिया है, P, Q और R तीन वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, P प्लस Q किसके बराबर है, R के बराबर है। फाइंड द एंगल बिटवीन Q एंड R। अब किसके बीच में एंगल चाहिए, Q और R के बीच में। जब Q और R के बीच में एंगल चाहिए तो मतलब Q डॉट R आना जरूरी है, ताकि Q R डॉट R को हम QR cos थीटा लिख लें और वहां से हमें cos थीटा की वैल्यू मिल जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें दे रखा है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, दिस इज इक्वल टू R वेक्टर। मुझे तो किसके बीच में चाहिए, Q और R के बीच में, तो मैं यहां से P को लिख लेती हूँ R वेक्टर माइनस Q वेक्टर। अब इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो R और Q ये दोनों डॉट में आ गए। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट में आएंगे हम इनकी जगह क्या लिख देंगे, हम इनकी जगह, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा, आइडेंटिटी जब लगा रहे हो तो ये माइनस है। सॉल्व करते हैं, P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2RQ cos थीटा। ठीक है, यहां से cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2RQ, इसके बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, नेगेटिव को अगर कैंसिल करना है तो क्या आ जाएगा, ये R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइड बाय 2R इंटू Q। R कितना है, R हमें कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर 169, Q कितना है, Q इज 12 दैट इज 144 माइनस P स्क्वायर, P इज 25 डिवाइड बाय 2 इंटू R, R इज व्हाट 13, Q इज 12, ये आ रहा है हमारे पास में। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 169 में से अगर मैं 25 को माइनस करूं, 25 को माइनस करने पे क्या आता है, 441 प्लस 144 डिवाइड बाय 2 इंटू 13 इंटू 12, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 इंटू 144 डिवाइड, सॉरी इसको 12 से इसको 144 को तो फिर हम कट ही कर देंगे, 288 डिवाइड बाय 2 इंटू 13 इंटू 12। अब ये आ गया हमारे पास में 144 और 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 आ गया, तो आंसर आ गया 12/3। मतलब मैथ्स है, बाद में तो तुम्हें सिर्फ मैथ्स करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 12/13। और भी एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देख लेना, अच्छे से करना उनको, ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का पहला पार्ट दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो हमने आज कंप्लीट किया है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं किए हैं, बहुत इजी सवाल अभी किए हैं। मैं नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो रहेगा, जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे रहेगा, उसमें मैं आप लोगों के लिए जो भी PYQs हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जिनका हाई है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे रखूंगी, ताकि हमें पता चले कि हम स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार क्विकली रिमाइंड करवा दूं कि अभी IPA इंस्टीट्यूट पे 3 बैचेस चल रहे हैं, सक्षम बैच, द्रोणा बैच एंड अटल बैच।
सक्षम बैच का जो सक्षम बैच जो है वो क्लास 11th के लिए है, द्रोणा 12th के लिए, अटल ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप पहले 500 स्टूडेंट्स में आते हैं जो इन क्लासेस के लिए एनरोल करवाते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे 50% का ऑफ मिलेगा। और इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप यहाँ पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करके आप इजीली IP इंस्टीट्यूट के ऐप या IP इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।